बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज जो है ना हमारे चैनल पे हमारा सेकंड लेक्चर है और कल हमने जो है ना इसके बेसिक फार्माकोलॉजी को देखा था। आज हमने फर्दर डिटेल से अगर नेक्स्ट लेक्चर की तरफ आते हैं तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जिन स्टूडेंट ने पहला लेक्चर नहीं सुना वो लाजमी पहले सुन लें ताकि जो है ना नेक्स्ट लेक्चर उसको आसानी से जो है ना समझ आ सके। तो आप अपने दोस्तों को भी बताएं, खुद भी जो है ना इस चैनल से फ़ायदा उठाएं। और चैनल का हमारा जो है ना नाम रखा हुआ है वो पाथवे टू सक्सेस। तो नेक्स्ट आज जो है ना आज का जो टॉपिक है हमारा उधर मतलब स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा जो है ना टॉपिक है फार्माकोकाइनेटिक्स। जो पैरामीटर हमने पढ़े थे 4 पैरामीटर थे, जिसमें हमने देखा था कि ड्रग जो है ना इन 4 पैरामीटर को फॉलो करते हुए अपना जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो कर रही होती है। तो उसमें सबसे पहला जो एब्जॉर्प्शन का जो है ना पैरामीटर हमने पढ़ा था। तो आज हम जो है ना डिटेल में एब्जॉर्प्शन को पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वन बाय वन हम जो है ना नेक्स्ट जो इसके बाकी पैरामीटर है वो भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो आज है हमारे पास है ड्रग एब्जॉर्प्शन। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि ट्रांसफर ऑफ ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू ब्लड स्ट्रीम। यानी जब भी हम कोई भी ड्रग दे रहे होंगे वो उसको ट्रांसफर कर रहे होंगे, यानी किसी भी रूट के जरिए से, चाहे ओरल रूट है, चाहे आईवी रूट, आईएम कोई भी है, पेरेंटल रूट है, ठीक है, टॉपिकल, किसी भी रूट के जरिए से हम जब इसको इस्तेमाल करवा रहे होंगे ड्रग को, तो उसमें सबसे पहला जो स्टेप होगा वो होगा एब्जॉर्प्शन का। तो उसमें इसी डेफिनेशन से जाहिर हो रहा है कि हम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी जिस पॉइंट से हमने एडमिनिस्टर किया है वहां से जब तक ब्लड स्ट्रीम तक जो है ना ड्रग नहीं पहुंच जाती, उस तरह यानी उस स्टेज तक के जो प्रोसेस है उसको हम एब्जॉर्प्शन का नाम देते हैं। तो एब्जॉर्प्शन जो है ना फर्दर इसके कुछ फैक्टर हम देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसके ऊपर ये डिपेंड कर रही होती है। तो सबसे पहले इन्वायरमेंट कंडीशन इसकी देख लेते हैं कि ड्रग जो हमने एडमिनिस्टर की है किसी भी रूट के जरिए से, अब उसको किस एरिया के अंदर, किस तरह के इन्वायरमेंट के अंदर जो है ना एब्जॉर्ब होना है, वो एसिडिक इन्वायरमेंट है या बेसिक इन्वायरमेंट है, तो उसके मुताबिक जो है ना ड्रग की एब्जॉर्प्शन हो रही होती है। अगर हम जो है ना वीक एसिड या वीक बेस वाली जो है ना ड्रग इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस हिसाब से वो रिलेटेड जो उसका एरिया होगा उसके अंदर वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो मतलब कहने का ये है कि इसीलिए हम जो मेजर फैक्टर या पहला फैक्टर हम देख रहे हैं वो इन्वायरमेंटल फैक्टर होगा। और उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट है ये जो है ना पहला फैक्टर है। दूसरा हमारे पास है केमिकल नेचर या फिजिकल नेचर, के जो ड्रग हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी नेचर किस तरह की है, वो ओरल रूट के जरिए से हम दे रहे हैं तो वो सॉलिड फॉर्म में है या लिक्विड फॉर्म में है यानी सिरप की फॉर्म में है, या उसके बाद गैसेस फॉर्म है इनहेलेशन के रूट के जरिए से हम दे रहे हैं। तो यानी उसकी फिजिकल और केमिकल नेचर भी जो है ना इसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है। अगर सॉलिड फॉर्म होगी तो आप लोगों को पता है कि पहले जो है ना वो डिसइंटीग्रेशन से प्रोसेस से गुजर रही होगी और उसके बाद उसकी डेजोल्यूशन होगी, डेजोल्यूशन के बाद फिर जो है ना उसकी एब्जॉर्प्शन हो रही होगी। लेकिन अगर लिक्विड की केस में हम देखें तो लिक्विड के अंदर जो है ना वो ये डेजोल्यूशन का प्रोसेस नहीं होगा बल्कि डायरेक्ट यहाँ पे एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है। और लेकिन आईवी के अंदर हमने ये भी कल के लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि उसके अंदर जो है ये एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस होता है उसके अंदर ये नहीं है, डायरेक्टली जो है ना ब्लड स्ट्रीम के अंदर हम इंसर्ट कर रहे हैं आईवी रूट के जरिए से। तो बाकी जितने भी रूट हम इस्तेमाल कर रहे होंगे उसमें ये जो है ना प्रोसेस मतलब ये एब्जॉर्प्शन प्रोसेस पाया जाएगा। लेकिन आईवी रूट के जरिए से जो है ना ये एक्सेप्शनल केस है जहाँ पे कोई भी ड्रग डायरेक्टली हम जो है ना ब्लड स्ट्रीम के अंदर इंसर्ट कर रहे होते हैं। अब उसके बाद जो है ना ये इसकी केमिकल नेचर और फिजिकल नेचर की बात कर लें तो अब इसमें जो है ना ये भी हम देख सकते हैं कि वो जो ड्रग हम इस्तेमाल करवा रहे हैं वो वाटर सॉल्युबल है या लिपिड सॉल्युबल है। अब वाटर सॉल्युबल जो ड्रग होगी वो जो है ना ये किसी भी ब्लड मतलब उसके अंदर ब्लड स्ट्रीम में इंटर होने से पहले यानी उसके एब्जॉर्प्शन होने से पहले क्या होगा कि उसको सेल मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करने के लिए दिक्कत होगी। उसकी वजह क्या है कि जो वाटर सॉल्युबल होगी वो जो है ना ये सेल मेम्ब्रेन से आसानी से पास नहीं हो पाएगी क्योंकि
जो मेम्ब्रेन होती है उसकी अगर कंपोजिशन ले तो लिपिड बाई लेयर होती है, तो वो वाटर जो है ना लिपिड के अंदर सॉल्युबल नहीं होता, तो इसलिए इस तरह की जो ड्रग होंगी उसको पास करने के लिए, क्रॉस करने के लिए जो है ना मुश्किल होगी, और अगर वो लिपिड सॉल्युबल होगी तो उसको आसानी के साथ जो है ना वो क्रॉस कर लेगी। तो इसलिए जितनी भी ड्रग हम बना रहे होते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर, उसको हमेशा वीक जो है ना एसिडिक और वीक बेसिक जो है ना रखा जाता है, और उसके साथ साथ उसकी नेचर के अंदर अगर हाईली लिपिड सॉल्युबल है तो साथ साथ उसके अंदर पार्शली वाटर सॉल्युबल भी नेचर उसके अंदर रखी जाएगी, क्योंकि जो पोर्शन उसका वाटर सॉल्युबल होगा तो वो वाटर जो एक्वस चैनल होगा, एक्वस पोर होगा, उसमें से आसानी के साथ गुजर जाएगा, और जो लिपिड सॉल्युबल होगा वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए अब आगे एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस में से गुजर जाएगा। अब उसके बाद जो है ना नेक्स्ट हमारे पास ये पीएच का इफेक्ट भी आ रहा होता है कि ये पीएच इफेक्ट जो है ना डायरेक्टली एसिडिक और बेसिक नेचर के साथ इफेक्ट कर रही होती है, कि कोई भी ड्रग जब हम बना रहे होते हैं अगर हम उसको हाईली एसिडिक या हाईली बेसिक हम बना रहे थे तो वो स्पेसिफिक एरिया के अंदर तो उसकी एब्जॉर्प्शन जो है ना 100% नहीं हो पाएगी। अब उसकी 100% क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि ये जो है ना पीएच जो है ना इफेक्ट कर रही होगी जब उसकी जो है ना उस स्पेसिफिक यानी स्टमक एरिया के अंदर जीआईटी के अंदर उसकी ब्रेक डाउन हो जाएगी, तो वो जो है ना चार्ज पार्टिकल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो जब ये चार्ज पार्टिकल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी तो इसको जो है ना फिर सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए वो जो है ना हमने क्या करना कि वीक एसिडिक और वीक बेसिक नेचर की जो है ना ड्रग तैयार कर रहे होंगे, ताकि वो जो है ना आसानी के साथ किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर हम उसको डिजॉल्व कर सके, डिजॉल्व होने के बाद उसकी प्रॉपर एब्जॉर्प्शन हो सके। अब उसके बाद जो है ना नेक्स्ट हमारे पास उसकी डोजेज फॉर्म है, जो हम उसकी डोजेज फॉर्म हम तैयार कर रहे हैं उसको देखेंगे कि डोजेज फॉर्म हम टैबलेट की फॉर्म में तैयार कर रहे हैं, कैप्सूल की फॉर्म में तैयार करें, क्योंकि कैप्सूल के अंदर जो है ना आपको पता है कि उसके अंदर जेलेटिन शेल पाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम लिक्विड के फॉर्म में बना रहे हैं जिस तरह सिरप वगैरह है, इंजेक्शन है, तो उसके लिए भी जो है ना ये एब्जॉर्प्शन जो है ना डिपेंड कर रही होती है। तो इसकी केमिकल डोजेज फॉर्म भी जो है ना ये इसके फैक्टर के अंदर आ रहा होता है, एब्जॉर्प्शन के फैक्टर के अंदर। इसी तरह रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, किस रूट के जरिए से उस ड्रग को हमने एडमिनिस्ट्रेट किया है। अगर हम उसको ओरल रूट के जरिए से गुजार रहे हैं तो उसका जो है ना 100% आपको पता है कि उसकी बायो अवेलेबिलिटी इफेक्ट करेगी, उसकी 100% एब्जॉर्प्शन कभी भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसका नंबर ऑफ स्टेप्स उसको गिरना पड़ रहा है, नंबर ऑफ जो है ना आगे मतलब उसके अंदर रुकावटें मौजूद है, मुख्तलिफ जो है ना पाथवे को फॉलो करते हुए उसने गुजरना होता है, और टारगेट एरिया तक स्पेसिफिक टाइम जो है ना उस पॉइंट तक इसने पहुंचना होता है। तो इसलिए जो है ना इसके ये रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी डिपेंड कर रही होती है इसकी एब्जॉर्प्शन के ऊपर। आईवी रूट के जरिए से देंगे तो वो ड्रग ब्लड स्ट्रीम के अंदर चली जाएगी, उसके अंदर एब्जॉर्प्शन का जो है ना ये स्टेप जो है ना स्किप हो जाता है। बाकी जितने भी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हम इस्तेमाल कर रहे होंगे सब के अंदर जो है ना ये रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को हम इस फैक्टर को भी साथ साथ पढ़ रहे होंगे कि उसकी एब्जॉर्प्शन कम या ज्यादा हो सकती है। अब उसके बाद ये जो है ना टोटल एरिया सरफेस एरिया कितना होगा, यानी जिस भी एरिया के अंदर उस ड्रग ने एब्जॉर्ब होना है वो सरफेस एरिया कितना है, कम है या ज्यादा है। तो जितना ज्यादा होगा तो उसका मतलब ये है कि एब्जॉर्प्शन भी उसी हिसाब से ज्यादा हो जाएगी, अगर एरिया कम है तो एब्जॉर्प्शन उसी हिसाब से कम हो जाएगी। और उसके बाद ये ब्लड फ्लो की अगर बात कर लें, कुछ हमारे बॉडी ऑर्गन को देखा जाए जिस तरह लिवर है या उसके अंदर किडनी वगैरह, ये सब मतलब जो मेजर ऑर्गन है इनके अंदर जो है ब्लड की सप्लाई बाकी जो इंटरस्टिशियल टिश्यूज वगैरह हैं उनके अंदर और इनको कंपैरिजन किया जाए तो इनके अंदर ज्यादा जो है ना ब्लड का फ्लो होता है। तो ब्लड का फ्लो जितना ज्यादा होगा तो वहां पे क्योंकि जितनी भी ड्रग हम प्रोवाइड कर रहे होंगे सारी की सारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो है ना एब्जॉर्ब हो रही होती है। तो जिस एरिया के अंदर ब्लड का सप्लाई ज्यादा जा रहा होगा उसी हिसाब से उस ड्रग की एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा हो जाएगी। और उसके बाद कॉन्टेक्ट टाइम जो है ना जितना ज्यादा टाइम होगा, जितनी देर तक जो है ना ज्यादा जो ड्रग है उसके साथ उस स्पेसिफिक एरिया के साथ उसका स्टे टाइम जितना ज्यादा होगा उसी हिसाब से जो है ना उसकी एब्जॉर्प्शन ज्यादा। फॉर एग्जांपल डायरिया की कंडीशन में अगर देखें तो
उस वक्त जो है ना गैस्ट्रिक मोटिलिटी बहुत स्पीड के साथ हो रही होती है, तो उस वक्त जो है ना ड्रग को ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा कि वो जो है ना उस स्टामी या जीआईटी के अंदर ज़्यादा टाइम स्टे हो गए और उसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। तो यानी उस स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर हम देख रहे होते हैं कि उस वक्त जो ड्रग को कॉन्टैक्ट टाइम मिल रहा है वो नॉर्मल से भी कम मिल रहा होता है, इसलिए उसकी एब्जॉर्प्शन जो है ना इसमें डिस्टर्ब हो रही होती है। और उसके अलावा जो है ना ये एब्जॉर्प्शन का हम ये भी फैक्टर पढ़ रहे होते हैं कि कॉन्टैक्ट टाइम जितना बढ़ता जाएगा उस हिसाब के उसकी एब्जॉर्प्शन भी होती जाएगी। और अगर इसके टोटल सरफेस एरिया देखा जाए तो हमारी बॉडी के अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है तो इसके अंदर माइक्रोविलाई जो होते हैं वो 1000 टाइम जो है ना ज़्यादा फोल्डिंग की वजह से उनका जो है ना सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। तो वही माइक्रोविलाई जो है ना इसको जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कर रहे होते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर अगर सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन का फिनोमेना हो रहा होता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो रहा है एज कम्पेयर टू स्टमक एरिया की। और उसके बाद लिपिड सॉल्युबिलिटी ये आपसे पहले डिस्कस हो गया है, जो एक्वस और यानी वाटर सॉल्युबल होगा या लिपिड सॉल्युबल होगा, तो उस हिसाब से जो वाटर सॉल्युबल होगा वो जो एक्वस पोर्शन होगी एक्वस चैनल होगा उसमें से हजार हो जाएगा, और लिपिड सॉल्युबल होगा वो सेल मेम्ब्रेन के जरिए से आसानी से पास आउट हो जाएगा। अब ये जो हमने मुख्तलिफ उसके फैक्टर पढ़ लिए हैं एब्जॉर्प्शन के, जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि एब्जॉर्प्शन जो है ना किस किस फैक्टर की वजह से कम या ज़्यादा हो सकती है। तो अब इसमें ये है कि जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी आईवी रूट हम इस्तेमाल करें उसमें 100% एब्जॉर्प्शन हो रही है, यानी उसकी अवेलेबिलिटी की बात करें तो 100% होगी। इसके अलावा जितने भी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हम इस्तेमाल करेंगे इसमें जो है ना बायोअवेलेबिलिटी या एब्जॉर्प्शन जो है ना वो 100% कभी भी नहीं हो सकती। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट, अगर इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर बात कर लें तो इसके अंदर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अंदर मुख्तलिफ किस्म के फिनामिना मुख्तलिफ किस्म के प्रोसेस हो रहते हैं। वो मेन इसके मेजरली जो है वो पैसिव डिफ्यूजन है, पैसिव डिफ्यूजन। और उसके बाद हमारे पास एक और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, उसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, और उसके बाद एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस का फिनामिना या इन मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए एब्जॉर्प्शन का फिनामिना हो रहा होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो सबसे पहले हम जो है ना पैसिव डिफ्यूजन को डिस्कस करते हैं। इसमें क्या हो रहा है आपने बेसिकली जो है ना बेसिकली डेफिनेशन डिफ्यूजन की पढ़ी होगी कि इसमें जो है ना मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे यही बिल्कुल इसी तरीके से हो रहा होता है कि जो ड्रग मॉलिक्यूल होते हैं वो हायर से लोअर की तरफ जो है ना मूव कर रहे होते हैं। इनके दरमियान क्या होता है कि इनकी जो वाटर सॉल्युबिलिटी है या लिपिड सॉल्युबिलिटी यहाँ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही होती है। जो वाटर सॉल्युबल होते हैं वो जो है ना एक्वस पोर या एक्वस चैनल के जरिए से आसानी के साथ जो है ना क्रॉस कर जाते हैं, लेकिन जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग होती है वो सेल मेम्ब्रेन को, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन की अगर नेचर कंपोजिशन देखी जाए तो लिपिड बाई लेयर होती है, तो वो आसानी के साथ जो है ना उसको एब्जॉर्ब करने के बाद उसमें से पास आउट हो जाती है। और उसके बाद यहाँ पे कोई स्पेसिफिक किस्म का कोई भी किसी किस्म का कैरियर मॉलिक्यूल नहीं इस्तेमाल किया जाता। और हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी ड्रग का इस्तेमाल हो रहा है जो ओरल रूट के जरिए से यानी जिनके अंदर एब्जॉर्प्शन का फिनोमेना ज्यादा पाया जाता है, तो मोस्ट ऑफ द ड्रग जो है ना इस पाथवे को फॉलो कर रही होती है, पैसिव डिफ्यूजन पाथवे को। इस पाथवे को फॉलो करते हुए अपनी जो ये जो एब्जॉर्प्शन का फिनोमेना शो कर रही है। उसके बाद नेक्स्ट जो है ना हमारे पास है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। तो इसके अंदर आपने पढ़ा है कि कोई भी ड्रग मॉलिक्यूल हायर से लोअर की तरफ मूव कर रहा होता है, तो पहले केस में हमने देखा कि उसके अंदर कोई कैरियर मॉलिक्यूल मौजूद नहीं होता। तो यहाँ पे कैरियर मॉलिक्यूल एक स्पेसिफिक टाइप की प्रोटीन होगी जो कि कैरियर प्रोटीन के नाम से पुकारी जाती है। ये जो है ना ड्रग मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल जो है ड्रग मॉलिक्यूल आता है वो ये फॉर एग्जांपल ये सेल मेम्ब्रेन है। तो जैसे ही ड्रग मॉलिक्यूल यहाँ पे आएगा तो कैरियर मॉलिक्यूल इसको क्या करेगा, इसको कैरी करने के बाद ये फॉर एग्जांपल ये प्रोटीन है तो इसको आसानी के साथ कैरी करने के बाद ये कन्फर्मेशनल चेंजेस है। ऐसे फॉर एग्जांपल कोई भी कैरियर मॉलिक्यूल यहाँ पे जो है ना कन्फर्मेशन चेंजिंग के जरिए से कैरियर मॉलिक्यूल यहाँ ड्रग मॉलिक्यूल आएगा, ये कैरियर के तौर पे है, कन्फर्मेशन इसके अंदर चेंजेस आएगी,
इसने इसको कैरी करना है और इस तरीके से जो है ना ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए यानी यहाँ से कैरी किया और उसके बाद क्या हुआ फर्दर अगर हम इसको देखेंगे तो ड्रग मॉलिक्यूल ये कैरियर मॉलिक्यूल है। तो अब इसने क्या करना है कि इस मॉलिक्यूल को एक्सटर्नल से इंटरनल मॉलिक्यूल यानी मेम्ब्रेन के एक्सटर्नल से ये एक्सटर्नल पोर्शन है ये इंटरनल पोर्शन है तो मूव करवा देना है एक्सटर्नल से इंटरनल की तरफ यानी इसके अंदर कन्फर्मेशनल चेंजेस आ रही होंगी स्ट्रक्चरल उस हिसाब से। तो इसलिए हम कन्फर्मेशन चेंजेस के जरिए और इसके अंदर किसी किस्म की कोई एनर्जी की हमें जरूरत नहीं पड़ती फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो फिनोमेना यानी नेक्स्ट मैकेनिज्म का प्रोसेस हो रहा होता है वो एक्टिव डिफ्यूजन है। एक्टिव डिफ्यूजन बोल सकते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोल सकते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है पहले तो हमने देखा कि हायर मॉलिक्यूल यानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल जो है ना मूव कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा उल्ट होता है, यहाँ पे जो है ना कंसंट्रेशन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी जहाँ पे कंसंट्रेशन पहले से ही कम है अब हमने उसी जो है ना रूट की तरफ जो है ना मूव करवाना है यानी अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी एक साइड पे अगर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन ज्यादा है दूसरी साइड पे ज्यादा कम है तो हमने कम से हायर की तरफ लेके जाना है यानी इसको हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बोल रहे होंगे। तो अब जाहिर है पहली कंसंट्रेशन ज्यादा है ड्रग की तो अब हमने ज्यादा की तरफ ही मूव करवाना है तो उसके लिए हमें स्पेसिफिक जो है ना एटीपी मॉलिक्यूल यानी एनर्जी मॉलिक्यूल वर्क करने के लिए एनर्जी मॉलिक्यूल चाहिए होंगे, इसके लिए एनर्जी ही सर्व होगी। तो इस तरीके से जो ड्रग होती है ये मूव करवा रहे हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जो है मूव करवा रहे थे उसके लिए हमें एनर्जी मॉलिक्यूल की जरूरत होती है। और उसके बाद यहाँ पे लास्ट फिनोमेना है एंडोसाइटोसिस या एक्सोसाइटोसिस। जब इंगल्फमेंट इनटू द सेल होगी या सॉलिड मटेरियल है तो इनटू द सेल होगी तो उसको हम बोल रहे होंगे एंडोसाइटोसिस। जब आउट टू द सेल होगी तो उसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। एंडो का मतलब क्या होता है, एंडो का मतलब होता है इनटू और यानी बाहर से अंदर की तरफ और एक्सो अंदर से बाहर की तरफ ये हो जाएगा। तो विटामिन B12 जो है ना इसकी मेन एग्जांपल है। इस रूट को इस मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर इंटर हो रहा होता है एंडोसाइटोसिस के जरिए से। और एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो है ना नॉरएपिनेफ्रिन ये पैकेट की फॉर्म में जो है ना स्टोर होती है और जब इसकी जरूरत पड़ती है यानी रिलेटेड जो है ना फैक्टर इसको यानी स्टिमुलेट होता है और इसकी रिलीज होती है। तो रिलीज जो हो रही थी वो एक्सोसाइटोसिस फिनोमेना को फॉलो करते हुए हो रही होती है। तो यहाँ तक जो है ना हमने इसके मैकेनिज्म फिनोमेना जो है मैकेनिज्म प्रोसेस पढ़ लिए जिस मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए ड्रग की एब्जॉर्प्शन हो रही थी हमारी बॉडी के अंदर। अब नेक्स्ट इसके अंदर एक बायोअवेलेबिलिटी का मेन जो है ना फैक्टर है, हम इसको देख रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा होता है। तो अब आगे नेक्स्ट हमारा जो है ना टॉपिक है इसी के ही रिलेटेड है तो हम इसको कंप्लीट करते हैं। तो बायो अवेलेबिलिटी। अब बायो अवेलेबिलिटी इससे क्या मुराद है कि जो ड्रग हमने एडमिनिस्टर की है वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर कितनी कंसंट्रेशन में मौजूद है। इसकी डेफिनेशन को दे रहे हैं रेट एंड एक्सटेंट टू विच एडमिनिस्टर्ड ड्रग रीच टू सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अब रेट का मतलब क्या होता है, रेट का मतलब है पर मिनट, ठीक है, और एक्सटेंड से मुराद है कंसंट्रेशन। कि ये जो है ना ये दोनों वर्ड जो है ना हमें एक शॉर्ट की के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं। ये हमें बता रहे हैं कि हम ड्रग की कंसंट्रेशन को किस तरीके से देख सकते हैं यानी पर मिनट के हिसाब से यूनिट ऑफ टाइम के साथ से और उसकी कंसंट्रेशन कितनी जो हमने एडमिनिस्टर की है उसमें से कितनी ब्लड सर्कुलेशन तक पहुंच गई है। तो इस फिनोमेना को इस प्रोसेस को जो स्टेप बाय स्टेप हुआ है इसको हम बायो अवेलेबिलिटी बोलते हैं। अब बायो अवेलेबिलिटी की अगर डिटर्मिनेशन करी जाए अगर इसको हमने मेजर करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो हम जो है ना प्लाज्मा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ये ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो इसके अंदर जो है ना हम एरिया अंडर कर्व AUC इसके जरिए से हम जो है ना बायो अवेलेबिलिटी को आसानी के साथ मेजर कर सकते हैं। अब उसके साथ साथ जो है ना ये कुछ उसके फैक्टर हैं। फर्स्ट बार मेटाबॉलिज्म है,
यानी फर्स्ट पास से क्या मुराद है, इसमें जो है ना कोई भी ड्रग हम जब एडमिनिस्टर करते हैं वो डायरेक्टली जीआईटी के जरिए से एब्जॉर्ब होने के बाद डायरेक्टली पोर्टल सर्कुलेशन तक पहुंच जाती है और उसके बाद जो है ना ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन में इंटर होती है। यानी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में इंटर होने से पहले वो जो है ना पोर्टल सर्कुलेशन यानी लीवर तक पहुंच जाती है, वहां पे इसकी ब्रेक डाउन होती है, मेटाबॉलिज्म हो जाता है। इस फिनोमेना को हम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म फिनोमेना बोलते हैं। अब उसके बाद सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग है, तो वही आ गया है उसकी नेचर कैसी है, यानी वाटर सॉल्युबल है, लिपिड सॉल्युबल है, उस बेस पे जो है ना उसकी अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी, वाटर सॉल्युबल होगी या लिपिड सॉल्युबल होगी, उस हिसाब से जो है ना इसकी कंसंट्रेशन हमारे ब्लड प्लाज्मा के अंदर इंक्रीज हो जाएगी। यानी जितनी लिपिड सॉल्युबल ज्यादा होगी उस हिसाब से ब्लड स्ट्रीम के अंदर यानी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए उसके अंदर इंटर हो जाएगी। और उसके अलावा हमारे पास ये केमिकल इंस्टेबिलिटी की अगर बात कर लें तो इसके अंदर कुछ ऐसी ड्रग होंगी जो जीआईटी के अंदर इरिटेट यानी उसकी एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पाती, उसकी वो अनस्टेबिलिटी होती है, यानी एब्जॉर्प्शन से पहले ही उसकी ब्रेक डाउन हो जाती है। तो ये जो है ना ये फैक्टर भी उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, उसकी अवेलेबिलिटी के ऊपर इफेक्ट कर रहा होता है। उसके बाद नेचर ऑफ द ड्रग फार्मुलेशन के जो हमने ड्रग बनाई है उसकी नेचर किस तरह की है, एक बात। दूसरी बात उसकी कॉम्पोजिशन में देखें तो उसके ड्रग पार्टिकल किस तरह के, उसकी डोजेज फॉर्म किस तरह की है। तो ये सारे के सारे जो है ना फैक्टर इस बायो अवेलेबिलिटी को इफेक्ट कर रहे होते हैं। अगर सॉलिड फॉर्म में है तो उस वक्त उसकी जो है ना बायो अवेलेबिलिटी कुछ होगी और होगी, और अगर वो लिक्विड फॉर्म में है तो उस वक्त कुछ और होगी। अगर लिक्विड फॉर्म में है तो उस वक्त जो है ना अगर हम आईवी रूट के जरिए से देखें तो बायो अवेलेबिलिटी 100% होगी। अगर हम ओरल रूट के जरिए से देंगे, फॉर एग्जांपल हमने कोई भी ड्रग 100 mg दी है, अगर ओरल रूट से दिया है तो कभी भी वो 100% जो है ना उसकी बायो अवेलेबिलिटी या उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ जो है ना पाथवे को फॉलो करते हुए उसने जो है ना टारगेट एरिया तक पहुंचना होता है। तो इसलिए उसकी 70 हो सकती है, 60 हो सकती है, इतने % तक तो हो सकती है। और आईवी रूट के जरिए से जो हम ड्रग दे रहे होंगे या लिक्विड फॉर्म में होंगे, इंजेक्शन की फॉर्म में है, तो उस वक्त जो है ना उसकी अगर बायोअवेलेबिलिटी देखेंगे तो 100% होगी, क्योंकि वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम तक पहुंच रही होगी। और उसके बाद जो है ना ये इसके रिलेटेड ही दो डेफिनेशन है, एक बायो इक्विवेलेंस है, एक थेरापेटिक इक्विवेलेंस है। तो बायो इक्विवेलेंस क्या होती है, अगर हम दो ड्रग को लें, अगर उन दोनों ड्रग को एडमिनिस्टर करवाया और उनकी बायो अवेलेबिलिटी को देखें, उनको कंपेरेबल किया, और उसके बाद उनका जो पीक लेवल है ब्लड प्लाज्मा कंसंट्रेशन पीक जो है ना ये मैक्सिमम अचीव करने का जो टाइम है दोनों का अगर सेम होगा, बायोअवेलेबिलिटी दोनों की कंपैरिजन करेंगे, कंपेरेबल होगी, और उनका जो टू अचीव द पीक ब्लड प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम होगा वो अगर दोनों का अगर सेम होगा तो उन ड्रग को हम बायो इक्विवेलेंस ड्रग बोलेंगे। और अगर थेरेप्यूटिक इक्विवेलेंस की बात कर लें तो दोनों ड्रग को जो हम पहले कंपैरिजन जिस तरह कर रहे हैं, अगर दोनों के कंपैरिजन हम देखें यानी दोनों की डोजेज फॉर्म को देखें तो दोनों की सेम हो, और सेम एपीआई एक्टिव इंग्रेडिएंट दोनों में सेम पाए जाए, और सेम इनकी स्ट्रेंथ हो, और उसके बाद क्लिनिकल सेफ्टी के हवाले से अगर बात कर लें तो दोनों की अगर सेम होगी तो हम इस तरह की जो ड्रग होगी उसको हम थेराप्यूटिक इक्विवेलेंट बोलेंगे। तो यहाँ तक हमारा जो है ना आज का टॉपिक क्लोज होता है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाला जो है ना लेक्चर की वीडियो आपको आसानी से मिल सके। और आपको यही बार बार कहा जाता है कि आप लोग जो है ना कोई भी अगर लेक्चर स्टार्ट से सुनना शुरू कर रहे हैं तो उससे पिछले वाला जरूर पहले सुने, ताकि उसका लिंक या उससे के रिलेटेड जो भी कंसेप्ट हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किए होंगे वो आपको आसानी से समझ आएंगे, तो नेक्स्ट जो है ना आप लोगों को आसानी से समझ आएगी। तो उसके बाद अगर आप लोगों को कोई भी किसी किस्म का कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जो है ना क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह आप लोगों को उसका आंसर दिया जाएगा। और उसके बाद अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं साइड पे हो जाता हूँ, आप आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।